Hello, friends. Let's read today Charles Dickens' one of the greatest novel, A Tale of Two Cities. The most interesting thing about the novel is its complicated plot, which Charles Dickens has skilled masterfully into one story, and that is fascinating. जो मेरा व्यक्तिगत अगर विचार पूछा जाए इस नॉवल को लेकर तो मैंने उनके कई सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन इस नॉवल की कहानी बहुत ही ज़्यादा मुझे जटिल होने के बावजूद भी काफ़ी फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग लगती है कि किस तरह से एक हिस्टोरिकल इवेंट को उन्होंने अपने एक फिक्शनलाइज वे में क्रिएट किया है और उसको लिटरेचर वर्ल्ड में ला करके दर्शकों के सामने रखा। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा ये नॉवेल। बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवेल जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी, एक्चुअली उसकी डेट 1789 थी। 5 मई 1789 को ये इसकी बिगनिंग हुई थी, लेकिन नोबेल की कहानी उन्होंने 1775 से शुरू होकर के 1792 तक ले गए हैं और पब्लिश हुआ है 1859 में। और टू सिटीज जो कि मेंशन की गई हैं, आपको पता है, एक है लंदन और दूसरी है पेरिस। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हिसाब से लिखते गए हैं इस कहानी को वो। इसके अलावा किस तरह से एक रिवॉल्यूशन के नाम पर आम जनता को बहुत दिक्कतें दी गई और कैसे कॉमन लोगों ने सहा और कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, वो उन्होंने इस नोवेल में बताया है। इसके अलावा किस तरह से जो सफरिंग लोग हैं, सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैस्प की है और अपने पेन से स्केच किया है उन सारी सफरिंग्स को। टोटल इस नॉवल में 3 बुक्स हैं। अक्सर एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया भी था कि विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो फर्स्ट बुक है रिकॉल्ड टू लाइफ, रिकॉल्ड टू लाइफ। सेकंड बुक है द गोल्डन थ्रेड और थर्ड बुक है द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म। ये 3 बुक में डिवाइड है ये नॉवल, आपको इससे याद रखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम्स की बात करें तो बहुत सारी थीम्स हैं। सैक्रिफाइस वर्सेस रिडेम्पशन, लव वर्सेस डिटैचमेंट, फॉरगिवनेस वर्सेस वेंजेंस, ट्रुथ वर्सेस फॉल्सहुड, काइंडनेस वर्सेस क्रुएलिटी। बहुत ज़्यादा इसमें वायलेंस और क्रूअल इंसिडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है चार्ल्स डिकेंस ने। तो लेट्स बिगिन। कैरेक्टर्स से इसकी शुरुआत करते हैं। पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं। चार्ल्स डार्ने, ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट होते हैं और अपने परिवार को छोड़ छाड़ के ये इंग्लैंड में आकर रहने लगे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार क्यों छोड़ा होता है? अपने चाचा कि इनको एक्शंस अच्छे नहीं लगते, इनको अपने परिवार के एक्शंस अच्छे नहीं लगते, वो बहुत क्रूअल लोग हैं, अरिस्टोक्रेट हैं, लेकिन गरीबों का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। तो ये अपने परिवार का खानदान ये सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं कहाँ? लंदन में बस जाते हैं एक फ्रेंच टीचर बन के। लेकिन जो क्रुअलिटीज़ इनके पिताजी ने और इनके चाचा ने की हुई होती हैं, वो क्रुअलिटीज़, इनका पास्ट इनको हॉन्ट करता है और अंततः ये फँस जाते हैं उस जाल में, उसी अपने पास्ट के। और किस तरह से निकलते हैं, नोवेल की समरी में पता चलेगा। सिडनी कार्ल्टन, ये नोवेल के बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, जो कि एक ड्रंकर्ड और प्रूड और रूड भी हैं कुछ मामलों में और काफ़ी साइलेंट और पैसिवली ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन लास्ट में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है कि फ्रॉम अ ड्रंकर्ड टू अ सैक्रिफाइस या टू अ मार्टर टाइप, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो वो इस नॉवेल का एक सेंट्रल थीम भी है, मार्टरडम या सैक्रिफाइस। और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं वन साइडेड लव के लिए। लूसी जो कि हीरोइन है इस नॉवेल की, उसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं और वन साइडेड होता है क्योंकि लूसी की शादी हो चुकी होती है चार्ल्स डार्ने से और ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ उस प्यार की खातिर। अलेक्जेंडर मैनेट, आप इनको मैनेट भी कह सकते हैं, मैने भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, इनका नाम आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर मैने, नोन एज डॉक्टर मैने, ही इज एन ऑनेस्ट एंड जस्ट मैन। और यही इनकी ईमानदारी और न्याय के प्रति इनका लगाव, ये सबसे बड़ी बाधा बन करके उभरता है। इसीलिए इस नॉवेल को मैं काफ़ी हाई रेट करता हूँ कि मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लगती है कि एक छोटी-छोटी जो घटना है वो बाद में कितनी बड़ी होकर के निकलती है, उसको किस तरह से चार्ल्स डिकेंस ने हैंडल किया पूरी कहानी में, काबिल तारीफ है। तो 18 साल ये जेल में गुजारते हैं सिर्फ अपने न्याय के प्रति प्यार के वजह से, बाकी इनकी गलती कोई नहीं होती है। ये जो रिसरेक्शन या
जन्म या कह सकते हैं कि दोबारा जिंदगी में वापस आने टाइप की ऐसी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। लूसी मैने जो कि इनकी बेटी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी, कंपैशन और प्यूरिटी की इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, काफ़ी लोगों को ये इन्फ्लुएंस करती है। सिडनी कार्टन भी उसी में से एक है, जो सिर्फ़ उसको एक तरफ़ा प्यार करने के बावजूद भी अपने आप को सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं। वह कुछ है तो ये भी फ्रांस की ही, लेकिन मजबूरी में इसे इंग्लैंड में पाला-पोसा जाता है। वो क्या कहानियाँ हैं, क्या सिचुएशंस बनती हैं, वो आपको समरी में पता चलने वाली हैं। मैडम टेरेसी डेफार्ज, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हम कह सकते हैं कि जो बुरी आत्मा कह सकते हैं, ईवल ऑफ द नोवेल ये यही है। ये एक वाइन शॉप की ओनर हैं, लगातार बुनाई करती बैठी रहती होती हैं और उस बुनाई में उन सारे जो हाई क्लास के लोग हैं जिन्होंने गरीबों को टॉर्चर किया हुआ है क्रांति क्रांति के नाम पे, उन सब हाई क्लास के लोगों को चुन चुन के मारती हैं या लीड करती हैं अपने सब लोगों को कि जाकर के उनको मारो। और जो चार्ल्स डार्ने का जो खानदान है जिसका नाम है एब्रिमॉन्ट्स, ये इनकी तगड़ी दुश्मन है और इस तरह से ढूंढ ढूंढ के उनको बदला बदला लेती हैं अपने परिवार के प्रति किए गए टॉर्चर का। ये क्रांति का जो दूसरा रूप है एक्सट्रीमिज्म। जैसे कुछ चीजें जब लिमिट में की जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं तो उसे एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। तो उस रूप को ये प्रेजेंट करती हैं नॉवेल में। मॉन्सियर अर्नेस्ट डेफार्ज, ये इनके पति देव हैं। एक काफी स्ट्रांग रहते हैं पर्सनैलिटी से, मार्शल लुकिंग मैन होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा क्रूअल नहीं होते हैं जितनी क्रूअल इनकी पत्नी है। ये थोड़े से नर्म हृदय के भी हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूअल हैं। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है दोनों का, लेकिन एम एक ही है, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस तरह से बदला लिया जाए गरीबों के प्रति किए गए सारे टॉर्चर्स का। जार्विस लॉरी, ये हम कह सकते हैं कि ही इज द अनसंग हीरो ऑफ द नॉवल। ये डॉक्टर मैने के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरे नोवेल में डॉक्टर मैने की मदद करते हैं, लूसी की मदद करते हैं, चार्ल्स डार्नी की मदद करते हैं और उसके बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए होता इस ट्रू फ्रेंड, जो कि कम देखने को मिलता है, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे रियल लाइफ में, चाहे स्टोरीज में। मिस प्रॉस, ये लूसी की नौकरानी है, बहुत लॉयल और काफी डोमिनेंट भी होती हैं, तो सर्वेंट, लेकिन है बहुत अच्छी। बरसाड, जो कि मिस प्रॉस का भाई होता है, सोलोमन इसका ओरिजिनल नाम होता है, सोलोमन। ये अपना नाम चेंज कर लेता है, स्पाई बनता है ब्रिटिश का, लेकिन बाद में बदल देता है अपनी साइड और फ्रांस का स्पाई बन जाता है। स्ट्राइवर सिडनी कार्टन का साथी वकील होता है, स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन दोस्त होते हैं। ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, हालांकि बहुत ज्यादा माइनर नहीं कह सकते क्योंकि इनका रोल भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द नोवेल। पहली बुक, रिकॉर्ड टू लाइफ, ये है तो जो फर्स्ट चैप्टर है, ये इसका काफी आइकॉनिक कोट है, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट या कुछ और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ये इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आप पढ़ेंगे। नोवेल की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे एक नोवेल है मॉबी डिक, उसमें शुरुआत होती है कॉल मी इस्माइल, जो उसका नरेटर है इस्माइल, वो अपना नाम बताता है कॉल मी इस्माइल। तो कई एग्जाम में पूछा गया, तो कुछ नोवेल की बिगिनिंग या लास्ट में एंड, जैसे एक प्ले है हैमलेट, उसमें हैमलेट के लास्ट वर्ड्स क्या है मरते वक्त, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देखिए बेस्ट और वर्स्ट दोनों जस्ट अपोजिट हैं। इट वॉज एज ऑफ विजडम एंड इट वॉज एन एज ऑफ फूलिशनेस। विजडम फूलिशनेस अपोजिट टर्म है। इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ एंड इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेडुलिटी, जो कि बेईमानी, मक्कारी। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, लाइट और डार्कनेस। तो इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस का मतलब ये है कि जो चीजें जैसे वर्स्ट हो गया और ये हो गया फूलिशनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, ये सब अप्लाई होती हैं कॉमन लोगों के लिए। और जो अच्छी चीजें हैं यहाँ पर इस कोटेशन में, वो अप्लाई होती हैं हाई क्लास लोगों के लिए। और ये दोनों जगह की बात है, उस समय जो चल रहा है जिसमें ये नोवेल सेट है 1775 का, वो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के लिए ही, कॉमन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेकार चल रहा है। तो ये बताने की कोशिश की गई है इस कोटेशन में चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। आगे वो ये भी बताते हैं कि नोवेल सेट कब है, 1775। 1775 से शुरुआत हो रही है और क्रांति कब हुई थी, 1789 में, 14 साल बाद हुई होगी कहाँ
क्रांति, लेकिन इससे पहले जो बैकग्राउंड होता चला चला गया, जो शुरुआत होती चली गई, वो उन्होंने नॉवेल में कवर की है। जो इंग्लैंड है वहाँ के राजा थे जॉर्ज थर्ड, और फ्रांस में कौन थे, लुइस 16 और एंटोइनेट। ये वहाँ के राजा और रानी थे फ्रांस के। और दोनों ही देशों में, इंग्लैंड और फ्रांस में, कोई भी पीसफुल माहौल नहीं है, कोई भी समृद्ध जो समृद्धि नहीं है आम लोगों के लिए। वो वहाँ दोनों देशों की जनता सफर कर रही होती है। द पुअर वर एक्सप्लॉइटेड बाय द किंग, नोबल्स एंड प्रीस्ट। ना केवल राजा बल्कि उच्च वर्ग के लोग, यहाँ तक कि पुजारी भी पीछे नहीं थे लोगों का शोषण करने में। धीरे धीरे अवेकनिंग चल रही थी, और वही अवेकनिंग का ही नतीजा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति हुई और तमाम देशों में तमाम क्रांतियां हुई। और वो लोग, जनता एकदम एकजुट होकर के खड़ी हो गई अपने जो शासनकर्ता थे उन्हीं के खिलाफ। तो कहानी सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तो हिस्ट्री है एक तरह से, एसएसटी आप पढ़ रहे हैं मान के चलिए। और सेकंड चैप्टर में कहानी शुरू होती है कहाँ से, एक कैरिज जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डॉबर की तरफ, और उसमें 3 लोग मौजूद हैं उस कैरिज में। और कहाँ चल रहे हैं वो, स्कूटर्स हिल है एक, वहां पर वो लोग जा रहे हैं डॉबर में। अभी ये कहानी कहाँ हो रही है, इंग्लैंड की ही। और उनके साथ एक गार्ड भी चल रहा है, क्योंकि जो समय है पहले ही बताया जा चुका है बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा डकैतियाँ रोबरीज हो रही हैं। तो साथ में अपने एक गार्ड भी रखे हुए हैं। और रात की बात है, नवंबर की रात है, तो बहुत ज़्यादा मिस्ट भी है, तो अंधेरे को और ज़्यादा वो मिस्ट घना कर दे रही है। जो तीनों पैसेंजर्स हैं उस कैरिज में, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और चुपचाप जा रहे हैं। सर्दियों में कपड़े भी पहने हुए हैं, ढके हुए हैं, ऊपर से डर भी है कि कहीं कोई रॉबर्स ना आ जाएं। तभी अचानक से एक घुड़सवार आता है, उसको देखकर ये सारे जो पैसेंजर्स हैं डर जाते हैं। उनको लगता है अरे, अभी हम सोच ही रहे थे और अचानक से रॉबर आ गया। लेकिन वो रॉबर नहीं होता है। कोचमैन और पैसेंजर्स डर जाते हैं, पूछते हैं क्या, कैसा क्या है। लेकिन जो रॉबर आता है, या जो कोचमैन हॉर्समैन आता है, वो पूछता है जार्विस लॉरी के बारे में, कि मुझे जॉर्विस लॉरी से बात करनी है। उसे पता होता है इस कैरेज में जा रहे होते हैं। तब पता चलता है कि रॉबर रॉबर नहीं है, वो कौन है, जेरी क्रंचर है। किनका, जार्विस लॉरी का, जान पहचान का एक मैसेंजर है जो ऑड जॉब्स करता रहता है। अब वो मैसेंजर कहाँ से आता है, टेल्सन्स बैंक। ये टेल्सन्स बैंक में जारिस लॉरी हैं, एक एम्प्लॉई हैं। काफी पुरानी बैंक है लंदन में, टेल्सन्स। इसका भी काफी नाम आता रहता है नोबेल में, तो आप थोड़ा ये तो याद हो ही जाएगा आपको। मिस्टर लॉरी उसको एक मैसेज देते हैं, जेरी क्रंचर को एक नोट देते हैं, उस पर लिखा होता है रिकॉल्ड टू लाइफ। क्या मैसेज है, रिकॉल्ड टू लाइफ, जो कि फर्स्ट बुक का भी नाम है। कोचमैन जो कैरी चला रहा होता है, वो थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर कौन से मैसेज एक्सचेंज कर लिए रात में ऐसे, उसको समझ में नहीं आता है। मैसेंजर चुपचाप चला जाता है, वो भी थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, आखिर ये मैसेज का मतलब क्या है, रिकॉल टू लाइफ। ये तो अभी आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। वो आपको आगे पता चलेगा। आगे जैसे ही कोचमैन चला जाता है, हॉर्समैन भी चला जाता है, कोचमैन अपनी गाड़ी हाँक देता है। जार्विस लॉरी को, क्योंकि रात है, सर्दियाँ, हल्की सर्दियाँ भी हैं, तो उनको नींद आ जाती है। नींद में वो अपने सपने देखने लगते हैं, अपनी बैंक का सपना देखने लगते हैं, उस लॉकर का सपना देखने लगते हैं कि सुरक्षित है कि नहीं है। अब ये जो उनका सपना है, वो उस समय की सिचुएशन के ऊपर एक कटाक्ष है कि जार्विस लॉरी को सपना भी आता है, तो कौन सा, कि उनकी बैंक के लॉकर सेफ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरियाँ, डकैती, लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जारविस लॉरी को चिंता है कि कहीं उनकी बैंक में चोरी डकैती कुछ ना हो गई हो। अपने सपने में ही वो एक अपने साथी से बात करने लगते हैं, जिसको वो जा रहे होते हैं, फ्रांस जाने वाले होते हैं। डॉवर से इनको फ्रांस जाना है, एक बीच में जो समुद्र है वो पार करना है, इंग्लिश चैनल। तो कहाँ जा रहे होते हैं, एक अपने साथी को एक कब्र से बाहर निकालने में, जो कि अपनी कब्र में दफन है। कब्र का मतलब यहाँ पे क्या है, जेल, जेल में दफन है, उसको ये निकालने जा रहे हैं। और उनकी बातचीत से, जो इमेजिनरी जो उनका कंपेनियन है जिससे बातचीत हो रही है इनकी, जार्विस लॉरी की, उससे ये समझ में आता है कि प्रिजनर 18 साल से अपनी प्रिजन में कैद है। कितने, 18 साल से कैद है। और उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं, क्योंकि 18 साल जिसको जेल में हो जाएंगे तो उसे जिंदगी जीने की उम्मीदें डेफिनेटली खत्म ही हो जाएंगी। वो पूछते हैं लॉरी कि जब आप जेल से बाहर आ जाओगे, तो क्या आप अपनी बेटी से मिलना चाहोगे। तो वो जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता उसकी बेटी कैसी है।
वो जब का जेल में बंद है, जब उसकी बेटी उसकी पत्नी के पेट में थी, वो अपनी माँ की पेट में थी, तब के वो जेल में बंद है। तो उनको ही इज कंफ्यूज्ड, वो नहीं समझ पाते कि रिएक्ट कैसे करेंगे अपनी बेटी से मुलाकात होने पर। अगले दिन लॉरी पहुंचते हैं रॉयल जॉर्ज होटल डॉबर में, और वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। किसका इंतजार करने लगते हैं? लूसी मैनेट का, जो कि डॉक्टर, जो कि जेल में बंद है, उनकी बेटी है। वो आती हैं उनसे मिलने। अब जैसे ही वो आती हैं तो जार्विस या लॉरी, एक ही नाम है, आप याद रखेंगे, जार्विस लॉरी, कहीं लॉरी भी लिखा हुआ है, ज़्यादातर नॉवल में बाद में लॉरी ही लिखा गया मिलेगा आपको। वो उसको बताते हैं उसके पापा की उस दयनीय कहानी को, कि किसी तरह से उसके पापा कभी फ्रांस में एक बहुत ही रेप्यूटेड फिजिशियन थे, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गए, और मिस्टीरियसली किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गायब हुए हैं। और जब वो गायब हुए तो उनकी बेटी सिर्फ 2 साल की थी, लूसी जिसका नाम है, और उनको अब 18 साल हो चुके हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये 2 साल यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि एक चैप्टर में लिखा हुआ था कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी जब वो वहां से, मतलब जब पकड़े गए, अरेस्ट हुए। और एक तरफ यहाँ पे 2 साल, तो ठीक है आपको, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन अभी वो 17 साल की, इट मीन्स 18 साल उनको जेल में हो गए, और 17 साल की वो है, तो इट मीन्स वो अपनी माँ के गर्भ में रही होगी। 18 साल हो चुके हैं उनको जेल में बंद हुए, डॉक्टर मैने को, और वो अब अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें हो चुके हैं कि अब वो अभी वापस निकलेंगे। और कह सकते हैं कि उनको माना गया था कि वो मारे जा चुके हैं, लेकिन अब ये जार्विस लॉरी को खबर मिलती है कि बास्टील की जो जेल है वो तोड़ी गई है, वहीं पर वो कभी तोड़ी जाएगी। एक्चुअली 1789 में वहीं पर इनके पिता कैद थे, जिनको बाहर निकाला गया है। और अब ये दोनों, लूसी मैनेट, डॉक्टर मैने की बेटी, और जार्विस लॉरी उनके फ्रेंड, फ्रांस जा रहे होते हैं इनको वापस लाने, कहाँ? इंग्लैंड। आगे वो ये भी बताता है कि चलिए हम चलते हैं, उनको वापस लाएंगे। लूसी अपने पिता की उस पैथेटिक कहानी सुनने के बाद बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पिता को अभी तक कभी देखा ही नहीं था। अब मिस प्रोस, जो कि लूसी की नौकरानी है, वो जार्विस को डांटने लगती है कि कैसे आपने उसको ऐसी कहानी सुना दी, ऐसा दुख दे दिया कि वो बेहोश हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ से सीन शुरू होता है कहाँ? सेंट एंटोइन, जो फ्रांस में पेरिस शहर का एक देहाती इलाका है। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी वाइन फैल चुकी है, किसी अचानक से कोई बैरल है वाइन का टूट गया जो भी है, वो गली में वाइन फैल चुकी है, तमाम लोग आकर के उस वाइन को सिप करने के लिए टूट पड़ते हैं। और इस सीन से ये पता चलता है कि किस तरह से गरीबी एक तरफ, लोग ऐसी दयनीय जिंदगी जी रहे हैं कि वो वाइन पर भी टूट पड़े हैं। मॉन्सियर डेफार्ज, जो कि आगे लीड करेंगे रिवॉल्यूशन को, उनकी वाइन शॉप है, और मार्शल लुकिंग इंसान है, काफ़ी 30 साल के, काफ़ी तगड़े हैं। उनकी पत्नी मैडम डिफार्ज, जो कि लगातार बैठ करके बुनाई करती रहती हैं, ये बुनाई करने का बहाना है, वो वहाँ बैठ के देखा करती हैं कि कैसे हालात बदलें, और कैसे मैं चुन चुन के बदला लूंगी उन सब लोगों का जिनके नामों को बुन रही हैं, एक तरह से रजिस्ट्री में लिख रही हैं अपने। अब जब ये लोग पहुंच जाते हैं, जार्विस और लूसी, तो मैडम डिफाज इशारा करती हैं अपने पति को कि देखो कोई तुमसे मिलने आया है। और ये लोग उनसे मिलते हैं, और इनको लेकर जाते हैं डॉक्टर मैनेट के पास। ये डिफार्ज कहाँ? जहाँ पर डॉक्टर मैनेट कैद हैं किसी सेल में, और क्या कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं बैठ करके। जब वो जूते बना रहे हैं तो डिफार्ज गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद डॉक्टर अचानक से अपना काम रोक देता है जूते बनाने का। कैसे दिखते हैं? काफी बूढ़े हैं, वाइट हेयर, वाइट बियर्ड, श्रिवल्ड फेस, झुर्री वाला चेहरा। 18 साल तो जेल में ही हो गए, हालांकि इतने बूढ़े नहीं थे, लेकिन 18 साल की जेल की जिंदगी है, उससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। जार्विस उनसे उनका नाम पूछता है, चेक करने के लिए इनकी याददाश्त का, तो वो अपना नाम भी भूल चुके हैं, उनको नहीं पता उनका नाम क्या है। लूसी, उनकी बेटी, आगे जाती है, उनके पास बैठ जाती है, और वो डॉक्टर को डॉक्टर उसको घूर करके देखता है, उनको लगता है कि ये पहचानी पहचानी सी लगती है। और जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि पहचानी सी है, अपने गले से एक कपड़ा खोलते हैं, उस कपड़े में कुछ गोल्डन कलर के हेयर हैं, जो कि उनकी प्रिय पत्नी के हैं, मतलब लूसी की माँ के हैं, जो उन्होंने अभी तक 18 साल से उस कपड़े में बांध करके अपनी गर्दन से उसको बांध रखा था। लूसी अपने पिता को एक छोटे बच्चे की तरह रॉक करती है अपनी गोद में, और बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो सो जाते हैं। तो ये सीन काफी पैथेटिक होता है।
सारी तैयारियां कर ली जाती हैं और सारी तैयारियां करने के बाद जार्विस और लूसी डॉक्टर मैनेट को लेकर के वापस निकल आते हैं कहाँ, इंग्लैंड। और उनके जो टूल्स हैं शू मेकिंग की, उनकी टेबल और जो टूल्स होते हैं वो सब लेकर के साथ ये आ जाते हैं इंग्लैंड। अब इंग्लैंड आने के बाद 5 साल गुजर गए हैं। 1775 से अब समय कहाँ पहुंच गया, 1780 में। और वो बैंक जो कि पहले से ही पुराना था, और ज्यादा वो बैंक पुरानी हो गई है। और वहां पर जो जेरी क्रंचर जो मैसेंजर था, हॉर्समैन, जो कि बहुत पुरानी बैंक है, और वहाँ के कर्मचारी भी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जारविस लॉरी ही हैं जो 65 साल के हो चुके हैं। बाकी सब हैं, ये सब बताया जाता है। क्रंचर अपने उन्हीं कामों में व्यस्त हैं। और यहाँ से सीन कहाँ शिफ्ट होता है, ओल्ड वैली कोर्ट। ये एक अदालत है जिसका नाम है ओल्ड वैली, जहाँ पर पता चलता है कि कोई प्रिजनर है फ्रांस का। ये बात हो रही है चार्ल्स डार्ने की। उसके खिलाफ कोई अभियोग चल रहा है। जारविस लॉरी भी वहां पहुंच जाता है वकीलों के बीच में। वहीं सिडनी कार्टन की मुलाकात भी दिखाई जाती है। वो बैठा हुआ है, उस तमाम चीजें हो रही हैं। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि फ्रांस का कोई जासूस पकड़ा गया, जासूस पकड़ा गया। लेकिन सिडनी कार्टन को कोई मतलब नहीं है, वो बैठ करके सीलिंग को ताक रहा होता है, अपनी दुनिया में खोया हुआ इंसान है। अब यहीं पर नोवेल का प्रोटैगनिस्ट चार्ल्स डार्ने की एंट्री होती है, एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह हथकड़ियों में कैद। हथकड़ियों में कैद और एकदम एक वैसे अंदाज में। और आकर के उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाता है। उसके खिलाफ क्या है शिकायत, कि उसने देशद्रोह किया है, वो जासूस है। और यहाँ इंग्लैंड की बहुत सारी खबर उसने कहाँ पहुंचाई है, फ्रांस पहुंचाई है। ये उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाता है। लूसी और मैनेट को भी बुलाया जाता है। उनको क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि जब ये डॉक्टर मैनेट को लाया गया था बाहर, फ्रांस से इंग्लैंड लाई थी इनकी बेटी और जार्विस, तो उस यात्रा में चार्ल्स डार्ने भी साथ में था। तो गवाही के लिए इन दोनों को भी बुलाया गया है कि क्या आपके साथ ये जासूस आया था उस दिन। तो ये लोग भी आते हैं। और लूसी बहुत डर गई होती, उसको लगता है कि अभी तो मेरे पिताजी जेल से निकले हैं 4-5 साल पहले, कहीं फिर से ना कुछ हो जाए, तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और उस क्योंकि उसे कोर्ट कचहरी से मतलब नहीं है, इस वजह से भी डरी हुई है। वो अपने पिता से चिपक जाती है क्योंकि उसे डर लगता है। कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई शुरू होने में चार्ल्स डार्ने को बताया जाता है कि तुमने सारी जो सेंसिटिव जानकारी थी कि इंग्लैंड अमेरिका पे आक्रमण करने वाला है, ये सब करने वाला है, ये तुमने सारी जानकारी फ्रांस के ऑफिसर्स को दे दी है, और ये गलती है तुम्हारी। लूसी, जार्विस और डॉक्टर मैने से भी पूछा जाता है। मैने कहते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं है 5 साल पहले की उस यात्रा का, मैं तो बीमार था, 18 साल बाद जेल से निकला था, तो मुझे कुछ पता नहीं है। जार्विस कहता है कि हमें भी नहीं पता क्योंकि हम एक दूसरे को अननोन थे। तो ऐसे इस तरह से। और ये पकड़ा किसकी जासूसी पे जाता है, मतलब एक और बरसाड हैं। बरसात जो कि मिस क्रॉस के भाई हैं। तो वो खुद ही अच्छे जासूस नहीं माने जाते। तो जज भी इस बात को समझते हैं। तो इस तरह से स्ट्राइवर, उनका जो वकील है, वो भी डिफेंड करता है डार्ने को। और बाद में सिडनी कार्टन अचानक से एक राइटिंग नोट भेज फेंक देता है स्ट्राइवर की तरफ, कुछ पॉइंट फेंक देता है अपने मुकदमे में कहने के लिए। अब जैसे सिडनी कार्टन उस नोट को फेंकता है इसकी तरफ, तो सारी भीड़ एकदम से अम्यूज्ड और आश्चर्यजनक हो जाती है कि अरे ये तो एक विटनेस बॉक्स में खड़ा है, दूसरा यहाँ पे है। तो क्या है, डार्ने और कार्टन ये दोनों एक दूसरे के ट्विन ब्रदर्स से लगते हैं। इन आपस में बहुत ज्यादा इनकी रिजेम्बलेंस है, और यही नोवेल में रिजेम्बलेंस काम आएगी एंड में जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे। डार्ने और कार्टन एकदम सगे भाई, ट्विन ब्रदर्स लगते हैं। पूरी भीड़ उस केस से अपना ध्यान भटका करके देखने लगती है इन दोनों को। अरे कि ये दो क्या स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है दोनों की। प्रोसीडिंग्स के बाद ज्यूरी को कोई एविडेंस नहीं मिलता डार्ने के खिलाफ, और डार्ने को छोड़ दिया जाता है। और भीड़ जो कि आई थी मिर्च मसाला लेने की कुछ ऐसा होगा, इसको स्पाई के तौर पे मुकदमा होगा, ये सब, वो सब हताश होके चले जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और डार्ने छोड़ दिया जाता है इनोसेंट कह करके। सारे कैरेक्टर्स कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। डार्ने भी आ जाता है, कार्टन भी आता है। और कार्टन को जारविस कहता है कि भाई तुम बड़े लापरवाह हो यार, तुम इतने अच्छे वकील हो लेकिन तुम ड्रिंक करते रहते हो और एकदम अपनी दुनिया में खोए हुए हो। उसकी मजाक बनाता है। कार्टन कहता है कि देखो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, नो वन केयर्स अबाउट मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई चिंता करे, क्योंकि मैं ही किसी की चिंता नहीं करता। डार्ने को वो नापसंद करता है। इन सब बातों से पता चलता है कि डार्ने, जार्विस, कार्टन, श्राइवर
ये सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इनकी जान पहचान है, क्योंकि डार्ने को यहाँ रहते हुए, लंदन में रहते हुए कई साल हो चुके हैं, फ्रांस छोड़े हुए। अब वो डार्ने को नापसंद करता है, क्योंकि डार्ने सुपीरियर है, इंटेलेक्चुअल है और एरिस्टोक्राट है। रिजेम्बलेंस तो सेम है, लेकिन है बहुत ज्यादा सुपीरियर, तो कार्टन को ये बात अच्छी नहीं लगती। कार्टन और स्ट्राइबर ये दोनों कभी एक कॉलेज में क्लास फेलो थे। स्ट्राइबर अपने अच्छे वकील बनने के रास्ते पर है, काफी वो फेमस होता जा रहा है। इसने देखो अभी आपके सामने जस्ट डार्ने को मुकदमे से बाहर निकाला है। कार्टन जो ऐसा है वो खो गया है, उसे नहीं पता है कि क्या क्या करना है, क्या एम है, वो खोया हुआ भटका हुआ इंसान है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। स्ट्राइबर कार्टन को टीज करता है कि लगता है कि तुम्हारा उस लूसी के प्रति तुम्हारा अट्रैक्शन है। कार्टन कोई ध्यान नहीं देता और वो अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने रूम पर वापस आ जाता है। 4 महीने बीत गए हैं। 4 महीने बाद लॉरी डॉक्टर मैनेट के पास जाता है। लॉरी वही जार्विस लॉरी, विल्सन बैंक वाला। तभी मिस प्रोस लॉरी को बताती हैं कि लूसी से शादी करने वाले तमाम लोग आ रहे हैं। पहले 17 साल की थी, अब 5-6 साल में 22-23 साल की हो गई है। वो कहती है कि ये बात बहुत गलत है, इतने लोग आते हैं, क्योंकि हमारी जो मालकिन है वो बहुत अच्छी है और उनको एक अच्छा डिजर्विंग इंसान चाहिए, जो कि हर तरह का व्यक्ति उनके हिसाब से नहीं है। अब सीन्स कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पेरिस, जहाँ पर कोई एक उच्च क्लास के लॉर्ड मोन्सेनियर हैं। वो एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में मार्किस एब्रीमॉन्ट, जो कि चार्ल्स डार्ने के परिवार के ही हैं कोई, वो पहुंचते हैं और वो इनकी इस दिखावटी व्यवहार से गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद अपनी जो कैरिज है, घोड़ा गाड़ी, उसको बहुत तेज दौड़ाने लगते हैं गलियों में, और ऐसे दौड़ाते हैं कि एक बच्चा, उसको ये कुचल देते हैं। इसका बच्चा है गैस्पर्ड का। और जब तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनको चिल्लाती है कि आपने इतनी लापरवाही से कैरिज दौड़ाया, इतना फास्ट दौड़ाया है, तो ये उसकी तरफ एक सिक्का, सोने का सिक्का उछाल देते हैं कि लो ये लो, और तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, गुस्से में चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और इस तरह से उनका जो क्रूअल एक्शन है उसको कौन देख रहा है, मैडम डेफार्ज, जो कि लगातार बुनाई कर रही हैं, देख रही हैं कि एक दिन जब क्रांति होगी तो डेफिनेटली चुन चुन के ऐसे लोगों को मारा जाएगा जो कि टॉर्चर कर रहे हैं गरीबों का, गरीबों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। अब भाई मार्किस पहुंचते हैं कहाँ, अपने घर पे, और अपने आसपास जहाँ जिनको जो भी मिलता है सबसे वो रूडली बिहेव करते हुए ही जाते हैं। और पहुँचने के उनकी जो उनका बिहेवियर है, वो गरीबों की परेशानी उनको नहीं दिखती, गरीबों की आवश्यकता उनको नहीं दिखती, और खुद वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। घर पे पहुँचने के बाद वो पूछते हैं अपने नौकरों से कि क्या मॉन्सियर चार्ल्स आ गया है। अब ये मॉन्सियर चार्ल्स कौन है? ये चार्ल्स डार्ने की बात हो रही है, जिसको इन्होंने बुलाया हुआ है अपने वापस फ्रांस, कि बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हें गए हुए, तो इसको इन्होंने लेटर भेजा होगा कि आके बात करो। तो जब ये शाम को अपनी ड्रिंक कर ही रहे होते हैं कि चार्ल्स डार्ने आ जाता है, कहाँ से, इंग्लैंड से, फ्रांस में, अपने चाचा के पास। ये कौन है? इनके चाचा। और वो आकर के अपने चाचा को बताता है कि देखिए, मुझे इस परिवार से और इस परिवार के खानदान के नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ की प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन निर्दयता से, गुलामी वाली फीलिंग्स से। तो मुझे इन सब से मतलब नहीं है, मैंने ये सब छोड़ दिया है और मैं आपको ये बताने आया हूँ। और वो वापस अपने इंग्लैंड चला जाता है। वह अपने चाचा के उन क्रूअल एक्शंस को पसंद नहीं करता है। अगली सुबह ही मार्किस, इनका चाचा, मृत पाया जाता है, जिसकी किसी ने रात में ही हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वहाँ एक रिटन नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, ड्राइव हिम फास्ट टू द टॉम्ब, क्योंकि जिस तरह से उसने ड्राइव करके एक बच्चे को मार दिया था, कुचल दिया था, तो ठीक उसकी डेड बॉडी को भी कहाँ ले जाओ, ड्राइव हिम टू फास्ट टू द टॉम्ब, मतलब उसको कब्र की तरफ फास्ट ले जाना, तेज ले जाना, क्योंकि बहुत शौकीन रहा है तेज चलाने का। और ये किससे है? फ्रॉम जैक्स। जितने भी क्रांतिकारी हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? जैक्स। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं? जैक्स। डार्ने लंदन वापस लौट चुका है और यहाँ आकर के वो फ्रांस लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर बन जाता है। और उसे प्यार हो चुका होता है पहले से ही मिस मैनेट से, उसी दिन से जिस दिन से ट्रायल चल रहा होता है। मिस मैनेट से प्यार होने के बाद वो डॉक्टर मैने के पास पहुंचता है और उनको बताता है कि मुझे आपकी बेटी से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये फ्रांस का है और एबरमॉन्ट है या मार्किस है, जो कि इनके 18 साल जेल के पीछे की वजह यही लोग रहे हैं, तो डॉक्टर बहुत अपसेट हो जाते हैं।
खैर, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करता है कि मैं सब छोड़-छाड़ के यहाँ रह रहा हूँ, मुझे वहाँ से मतलब नहीं है, सब कुछ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अपनी बेटी को बताऊँगा तुम्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में। और कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ स्ट्राइवर कहता है कार्टन को, यार लूसी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी उससे शादी करनी है। कार्टन जो कि लूसी से ये भी सीक्रेटली प्यार कर रहा होता है। तो कुल मिला के लूसी को प्यार करने वाले 3 लोग हो गए यहाँ पे, चार्ल्स डार्ने, स्ट्राइवर और कार्टन। और ये कुछ नहीं कहता, कहता कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी है, क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, किसी के ऊपर कोई जोर दबाव तो है नहीं। स्ट्राइवर बहुत सीरियस है अपने प्रपोजल को लेकर के। वो पहुंचता है मैनर के घर जाने के लिए, रास्ते में जारविस लॉरी मिल जाता है। लॉरी उसको एडवाइस करता है कि पहले पता तो कर लो वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है, कहीं तुम जाओ और वो मना कर दे फिर क्या होगा। तो स्ट्राइवर इतनी बातें सुनने के बाद अपना तुरंत ही फैसला टाल देता है कि मैं प्रपोज नहीं करूंगा लूसी को। वापस आता है, कार्टन को बता देता है कि मैंने लूसी को प्रपोज नहीं किया। कार्टन कुछ दिनों बाद लूसी के घर जाता है और वो अपनी उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जो जी रहा है, बर्बाद जिंदगी जो कर रहा है, उसके बारे में वो दुख व्यक्त करता है। लूसी जो कि बहुत सिंपैथेटिक समझदार है, वो कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचो, आप एक दिन बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति बनोगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये अपना पूरी फीलिंग्स लूसी के सामने एक्सप्रेस कर देता है कि हाँ किस तरह से क्या है, मैं प्यार करता हूँ ऐसे वैसे, बस प्रपोज नहीं करता शादी के लिए, बाकी सब बता देता है। लूसी को ये भी प्रॉमिस करता है कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस भी कर सकता हूँ। बस एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रपोजिंग तक वो बात करता है, बट प्रपोज नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सेंट एंटोइन जो कि फ्रांस की बात हो रही है, यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। गैस्पर्ड जिसने चार्ल्स डार्ने के चाचा मार्किस को मारा था कभी, वो पकड़ा गया। और पकड़े जाने के बाद उसको, क्योंकि अभी क्रांति नहीं हुई है, क्रांति धीरे धीरे, क्योंकि क्रांति कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक दिन की हो, ये धीरे धीरे कई साल तक चली है। तो उस हिसाब से अभी शासन इन्हीं लोगों का है, मार्किस का। तो वो पकड़ा गया गैस्पर्ड, उसको पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, उसको हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। मैडम डेफार्ज एंड मिस्टर डिफार्ज दोनों आपस में बात करते हैं कि क्रांति कब होगी, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लोगों को भड़काने की कि लोग उठो आवाज उठाओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या हमारी जिंदगी में क्रांति होगी नहीं। तो मैडम डिफार्ज कहती हैं बिल्कुल क्यों नहीं होगी, और मैं पूरा तैयारी कर ही रही हूँ, मैं सारे जो नॉवेल्स हैं जो टॉर्चर्स कर रहे हैं उन सबके नाम मैं रजिस्टर में निट कर रही हूँ, लिख रही हूँ। मुझे खूब पता है कि किस किस को कैसे मारना है, चुन चुन के बदला लेना है। तभी बरसात आ जाता है, स्पाई, इंग्लैंड वाला, जो मिस प्रॉस का भाई है। वो आ जाता है, वो आकर के उसी वाइन शॉप के पास डिफाल्ट से बात करने लगता है। वह बताता है कि मिस मैनेट, या लूसी का नाम है ये, उन वो उसकी शादी होने वाली है किससे, चार्ल्स डार्ने से। चार्ल्स डार्ने कौन है, एक मार्किस है। मार्किस जो कि टॉर्चर कर रहे हैं सब लोगों के ऊपर। तो मैडम डिफाज तुरंत चार्ल्स डार्ने का नाम भी अपनी रजिस्ट्री में लिख लेती हैं, जिनको मारा जाना है जब क्रांति शुरू होगी। मिस्टर डिफार्ज ये बात सुन करके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर मैने को प्यार करते हैं, लॉयल हैं, और डॉक्टर मैने का ये दामाद है। हालांकि ये भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि चलती इनकी बीवी की है, इस मामले में अपनी बीवी के गुलाम है। क्रांति के मामले में भी सोचो, वैसे तो आदमी मजाक में कहता ही है बीवी के गुलाम, लेकिन यहाँ क्रांति के मामले में भी ये अपनी बीवी के ही गुलाम हैं। तो मैडम डेफार्जे जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है इस नॉवेल का। लूसी की शादी फिक्स हो चुकी है डार्ने से, और एक शाम वो अपने पिता के लिए रिजर्व कर देती है। और उसके पिता अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं और अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं अपनी बेटी के प्रति, कि जब मैं जेल में था। अब यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर्स को यहाँ पर एक साथ कवर कर दिया है। वो इसलिए कवर कर दिया है क्योंकि ये चीज़ें एकदम रिपीटेड हैं, इसमें जो मैंने छोड़ दी है, स्किप कर दी है, वो सब रिपीटेड है। आप बार बार सुन के बोर हो जाएंगे, तो आगे आपको एक बार में पता चल जाएंगी, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो वो मैंने कहते हैं कि जब मैं जेल में था, तो मैं सोचा करता था कि पता नहीं मेरा बेटा हुआ होगा कि बेटी हुई होगी, मेरा बेटा होगा तो मेरे खिलाफ जो अत्याचार हुए उनका बदला लेगा। लेकिन लूसी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मेरे लिए देवदूत बन के आई हुई है, ऐसा वो कहते हैं, कि यदि वो नहीं आई होती तो मैं हमेशा उसी जेल में हमेशा के लिए कब्र में पड़ा रहता, जेल रूपी कब्र में, अगर तुम नहीं आई होती। अब शादी के दिन डॉक्टर मैने को पता चलता है चार्ल्स डार्ने के असली नाम का, वो कि क्या है, एवरमॉन्ट।
एबरमोंड उसका नाम है। जैसे ही पता चलता है चार्ल्स डार्ने को, उनके लिए धक्का लगता है, क्योंकि यही लोग थे। चार्ल्स डार्ने का पिता था मेन इनके डॉक्टर के इम्प्रिजनमेंट के पीछे। अगर वो ना होता, इनका पिता और चाचा, इन्हीं लोगों ने चार्ल्स डार इनको डॉक्टर मैने को 18 साल जेल में बंद रखा। तो खैर कोई बात नहीं, अब जो भी करें, तो अपनी बेटी की शादी इंटरप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुश है चार्ल्स डार्लिंग के साथ। और वो एक फेक स्माइल लेके शादी को कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, तो डॉक्टर मैने को फिर से अपने जेल के दिन याद आ जाते हैं, और वो जूते बनाने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख है कि वही व्यक्ति जो इतना ज़्यादा क्रूअल था, उसके बेटे से मैंने अपनी बेटी की शादी की है, लेकिन अपनी बेटी के फीलिंग्स के आगे वो मजबूर हैं। अब जैसे ही वो जूते बनाने लगते हैं, फिर से खो जाते हैं अपने उस सबकॉन्शियस दुनिया में। तो लॉरी डिसाइड करता है कि मैं इसको नहीं बताऊंगा, इस रहस्य को अपने तक पास तक रखूंगा, लूसी को नहीं बताऊंगा, जो कि हनीमून पे गई हुई है। अगर मैं बता दूंगा तो उसका जो अच्छा टाइम वहाँ अपने अभी न्यूली मैरिज हुई है, वो समय उसका खराब हो जाएगा, तो वो नहीं बताते हैं। 9 दिन तक डॉक्टर अपने उस रिलैक्स में रहते हैं, रिलैप्स ऑफ मेंटेलिटी में रहते हैं। 9 दिन के बाद 10वें दिन वो उनका थोड़ा दिमाग सही होता है। और जैसे ही ये मौका मिलता है जारविस लॉरी को, वो तुरंत डॉक्टर के सारे जो टूल्स होते हैं जूते बनाने के, वो सब उनको, कुछ को जला देता है और कुछ को गार्डन में जाकर के दफना देता है, कि दोबारा कभी ये उस दुनिया में वापस ना चले जाएं, 18 साल वाली दुनिया में। अब जैसे ही डार्ने लूसी वापस आते हैं हनीमून से, सिडनी जाकर के उनको बधाई देता है कि आपने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। और चार्ल्स डार्ने से उस दिन के ट्रायल वाले दिन जो उसने मिसबिहेव किया था चार्ल्स डार्ने के साथ, उसके लिए वो माफी भी मांगता है। खैर कोई बात नहीं। और वो कहता है कि मुझे बस एक परमिशन चाहिए कि साल में 4 बार मैं आपके घर घूमने आ जाया करूं, आप ये मुझे परमिशन दे दीजिए। ये परमिशन मिल जाती है। लूसी अपने पति डार्ने से कहती है कि सिडनी कार्टन के प्रति अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखो, क्योंकि आपका व्यवहार थोड़ा वैसा था, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्टन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। चार्ल्स डार्ने उसकी बात मान लेता है। साल गुजरते गए। डार्ने और लूसी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी होती है, जिसके कदम पूरे आंगन में गूंजते रहते हैं, किलकारियां, बहुत खुश हैं। कार्टन अनइनवाइटेड आया जाता है साल में 4 बार घूमने, और वो आकर के इनकी बेटी से खेलता है। हो सकता है इनको मामा बोल रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले पता लगा कुछ और, बाद में आफ्टर मैरिज मामा बुलवा देती हैं लड़कियां, तो हो सकता है मामा बोलती हो सिडनी कार्टन को। खैर वो मजाक की बात है। अब सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि 1789 जुलाई में लॉरी आता है अपने यहाँ पर बैंक में, और उसको लगता है कि फ्रांस में यही डेट है क्रांति की, कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा हुआ है, क्रांति हुई है, जिसकी वजह से हमारी टेल्सन बैंक का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स थे वो फ्रांस से भी बहुत सारे थे। अब लोरी कहता है कि जो विद्रोही लोग हैं उन्होंने बास्टील की जेल तोड़ दी है, और वहां पर एक डॉक्यूमेंट मिल गया है, मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट मिल गया है, जो कि डॉक्टर मैनेट ने लिखा हुआ था जब वो वहां पर जेल में थे। और डॉक्टर मैने उन क्रांतिकारियों के लिए हीरो हैं एक तरह से, क्योंकि इन्होंने अट्रोसिटीज सही हैं मार्किस की, और ये क्रांति के लिए एक सिंबल है, एक हीरो हैं। तो ये बात जब डॉक्टर मैने को पता चलती है, थोड़ा वो दुखी होते हैं कि ऐसा क्या मिल गया। उनको पता तो है क्या मिल गया, वो आप आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो जो विद्रोह है उसका सेंटर कौन होता है? वही डिफार्जेस की वाइन शॉप। दोनों पति पत्नी ही क्रांति के लीडर हैं। और कहाँ पर? सेंट एंटोइन, फ्रांस, पेरिस में। अब जो भीड़ है वो लगातार चुन चुन के उच्च क्लास, उच्च वर्ग के लोगों को मारने लगती है, कि कब किसने क्या कहा था, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। जैसे एक मिनिस्टर हैं फुलोन, उन्होंने कभी अ, ये बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली और पब्लिकली इनको हैंग किया जाता है, क्योंकि कभी उन्होंने एक महिला से कह दिया था कि घास क्यों नहीं खा लेती रोटी की जगह पे। तो जब रेबल्स ने इनको पकड़ा और इनको फांसी दी, तो इनके गुस्से में इनके मुंह में घास भर दी, कि इन्होंने कहा था कि घास क्यों नहीं खा लेती रोटी की जगह पे। तो कुल मिला के चुन चुन के अब कत्लेआम शुरू हो गया है। एबरमॉन्ट्स, जो कि चार्ल्स डार्ने के परिवार खानदानी लोग हैं, उनका घर परिवार पूरी तरह से जला दिया गया। उनका घर, महिलाएं, बच्चे, एनिमल सब जला दिए गए।
अब देखिए क्रांति के बदले क्रांति है। हालाँकि जो उच्च क्लास के लोग थे कुछ क्रांति-व्रांति नहीं कर रहे थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन इन लोगों ने उनसे ज़्यादा उनका टॉर्चर करना शुरू कर दिया क्रांतिकारियों ने। सब कुछ राख में मिला दिया गया। सिर्फ़ एक व्यक्ति बचा, गैबल, जो कि इनके खानदान का नहीं था। ये क्लर्क था जो टैक्स वसूला करता था एब्रीमॉन्ट्स के लिए। ये उस आग में बच गया किसी तरह से, और इस तरह से पूरे फ्रांस में कई साल तक आग और वायलेंस एक तरह से चलता रहा। सारे जो उच्च वर्ग के लोग थे जो बच पाए वो भाग गए कहाँ? इंग्लैंड भाग गए, कुछ कहीं भाग गए, और इस तरह से उनका जो, अब जब इनकम ही नहीं होगी, तो बैंक में आदमी क्या जमा करने जाएगा? तो लॉरी को बैंक का मैनेजमेंट कहता है कि भाई तुम जाओ फ्रांस में जाओ, देखो कुछ कस्टमर से बात करो, क्योंकि हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है टेल्सन बैंक का। अब वो फ्रांस जाने से डर रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा हुआ है, लेकिन फिर भी जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयी है। तभी जो गैबल जो बचा हुआ था, ये वाला गैबल जो बचा हुआ है उस आग से, इसका एक लेटर आता है, इंग्लैंड में आता है जहाँ डार्नी रह रहा है, उस पे लिखा होता है एवरमॉन्ड। क्योंकि यहाँ लंदन में किसी को भी नहीं पता होता है कि डार्नी का असली नाम एवरमॉन्ड है, जो कि काफ़ी क्रूअल खानदान कहा गया था। 21 जून 1792 को, यहाँ मतलब जेल तोड़ने के बाद भी 3 साल बाद की बात है। और उसमें ना केवल लूसी और मैने को भी नहीं पता कि इसका असली नाम एबरमोंड है, क्योंकि मैने को तो पता था, मैंने ने इससे प्रॉमिस ले लिया था कि कभी बताना नहीं मेरी बेटी को कि तुम्हारा असली नाम क्या है। उसने छिपाने के लिए बोल दिया था, तो उसने अपने ससुर जी की बात मानी, नहीं बताया। डार्ने को अपनी इमेज बचाने के लिए जाना है, गैबल को बचाने के लिए जाना है, क्योंकि गैबल ने उसको बोल दिया है कि तुम बच कर के भाग गए और तुम एक मतलब कायर टाइप के इंसान हो। तो अपनी इमेज सुधारने के लिए किसी तरह से डार्ने को जाना है फ्रांस। डार्ने जानता है कि रिस्क है, लेकिन फिर भी उसको गैबल के को बचाने के लिए जाना है। डार्ने क्या करता है, 2 लेटर लिखता है, एक लूसी के लिए, एक डॉक्टर मैने के लिए, और पेरिस के लिए चला जाता है बिना इनको बताए। और जब वहाँ पहुँचता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम मैडम डिफार्ज की लिस्ट पे शामिल है कि इसे भी पकड़ के मारा जाना है, कुछ भी हो जाए। तो वो आग के जलते हुए फ्रांस में चला गया। अब क्योंकि क्रांति हो रही है, तो न्यू रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के नाम पर बहुत सारे जो लोग हैं, वो आने-जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? क्या करने आए हो? क्या नाम है? ये तमाम बातें। लगभग हर गाँव में जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनका बैंड है, और वो आम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। डार्ने को एक दिन में 24 बार क्वेश्चनिंग की गई, उसके कागज़ चेक किए गए, और जैसे ही पता चला कि वो एबरमॉन्ड है, तो तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है, उसे लगा कि अब तो मेरी मौत पक्की है। लॉरी भी, जो कि बैंक के काम से पेरिस में आया हुआ था, वो भी रुका हुआ है कहीं न कहीं अपने बिज़नेस पर्पज़ से। अचानक से जब यहाँ रुका होता है, अचानक से देखता है कि लूसी और मैने भी आ गए हैं, आकर के आँसुओं के साथ चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि डार्ने अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे इन्हें पता चलता है, ये भी भाग के आ जाते हैं फ्रांस। और आ जाते हैं तो लॉरी उनसे कहता है कि डॉक्टर, मैंने आप बाहर नहीं निकलना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर मैने कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा केस अलग है। मैं यहाँ का प्रिजनर रहा हूँ 18 साल, और इसकी वजह से मुझे हीरो का स्टेटस मिला हुआ है। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, तो पूरी भीड़ ने उसको बहुत ज़्यादा चीयर किया और उनके डॉक्टर के लिए नारे लगाए, है ना? क्योंकि हीरो का स्टेटस मिला हुआ है। और वो उसको कहाँ ले गए? लॉ फोर्स में ले गए, जहाँ डार्ने इम्प्रिज़न्ड है, और बताने के कि देखो ऐसे-ऐसे हमने एक जो एबरमॉन भागा हुआ था, लंदन में रह रहा था, उसको हमने पकड़ा हुआ है। तो अब डॉक्टर ये बात नहीं बताते उन भीड़ को, क्योंकि भीड़ कुछ भी कर सकती है उस समय। लेकिन वो पहुँच जाते हैं डार्ने के पास जेल में, उन सब लोगों को देखने। मैडम डेफार्ज और मिस्टर डेफार्ज ये लूसी और लॉरी से मिलने आते हैं। उनको पता चलता है कि उनका पूरा परिवार आया हुआ है। लूसी मैडम डेफार्ज से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हस्बैंड पे दया कर दो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो अकेले रो रही हो। मैंने इतने लोग रोते हुए देखे हैं, हमने इतनी परेशानियां झेली हैं कि मुझे तुम्हारे रोने का फर्क नहीं पड़ रहा है। योर वेलिंग डजंट अफेक्ट मी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे इन आंसुओं का।
अब लूसी और लोरी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब डार्ने का क्या होगा। मैंने लिट वहां से लौटते हैं 4 दिन बाद, कहाँ से, ला फोर्स से। और बताते हैं कि किस तरह से वहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। और 4 दिन में करीब 1100 प्रिजनर्स को भीड़ ने मार दिया है। बस डार्ने किसी तरह बचा हुआ है। और डॉक्टर ने पूरी कोशिश की अपने दामाद को उस जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अब मामला अलग है, वहां कोई सिस्टम नहीं बचा है। और खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। 15 महीने बीत गए उस कोशिश में डार्ने को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ना तो ट्रायल हुआ है और ना कोई शिकायत हुई है, ना कोई पनिशमेंट मिला है उसको, लेकिन 15 महीने से वो जेल में है। अब मैंने का ये स्टेटस था हीरो का, जिसकी वजह से डार्ने अभी तक जीवित है, वरना उसी दिन पकड़ के तुरंत मार दिया गया होता। फाइनली डॉक्टर आकर के अपनी बेटी को बताते हैं कि कल तुम्हारे पति या मेरे दामाद डार्ने का ट्रायल होगा। ट्रायल शुरू होता है अगले दिन, और डार्ने से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम यहाँ से कब भाग गए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बहुत टॉर्चर किए हुए हैं सब। लेकिन कोई बात नहीं, रफेस्ट और क्रूलेस्ट पीपल वहां कर आकर के रुके हुए हैं, वो बहुत मजा ले रहे हैं कि कैसे हमने एब्रामंड को पकड़ लिया है, चुप करके भाग रहा था, ये सब तमाम बातें। डार्ने उनको बताता है कि देखिए भाई, मेरा यहाँ के जो मेरा खानदान है उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं लंदन में बहुत पहले सेटल हो गया था, और मैंने एक फ्रांस की लड़की से ही शादी की हुई है, जो कि आपके हीरो डॉक्टर मैनी की बेटी है। तो डॉक्टर मैने से भी पूछा जाता है, गैबेल से भी पूछा जाता है कि यहाँ क्यों आया, तो बताता है कि मैं, गैबेल कहता है कि मैंने बुलाया था, वरना ये आता भी नहीं, और इसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से डार्ने को किसी तरह से छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। वह आता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है, अपनी बेटी को गले लगाता है। और रिलीज करने के बाद डार्ने और लूसी सब बहुत खुश हैं, लेकिन लूसी अभी भी डर रही है कि कोई ना कोई खतरा अभी भी बना हुआ है। और यही होता है कि इवनिंग के टाइम पर 4 लोग आते हैं, एकदम हथियारों से सुसज्जित। और वो आकर के एब्रामंड के बारे में पूछते हैं, किसके बारे में, एब्रामंड के बारे में पूछते हैं, जो कि डार्ने हैं। और वो कहते हैं डॉक्टर मैने से, जब डॉक्टर मैने कहता है कि भाई क्या कर रहे हो सब, तो वो कहते हैं मैं इसे फिर से अरेस्ट करना होता है। और इसे क्योंकि इस पे 3 लोगों ने आरोप लगाया हुआ है, इसे हमें फिर से अरेस्ट करना है। 3 लोगों ने आरोप लगाया हुआ है, वो आरोप 3 लोग कौन कौन है। एक तो मैडम डिफार्ज हैं, उनका पति है। और तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम हम अभी नहीं बता सकते। और वो उसको अरेस्ट करके लिए जाते हैं। अब ये शीन शिफ्ट हो जाता है कहाँ, मार्केट शॉप में। सिडनी कार्टन भी आ चुका है यहाँ पर पेरिस में। और सिडनी कार्टन और क्रंचर, जो पहले सीन चैप्टर का हॉर्समैन है, उनको बरसात मिल जाता है अचानक से। और बरसात जो कि कभी ब्रिटिश स्पाई था, अब वो यहाँ काम कर रहा है फ्रांस के लोगों के लिए। तो इसने अपने देश से गद्दारी की है। कार्टन कहता है कि चलो लॉरी के रूम पे चलो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहां जाकर के उसको धमकी देने लगता है कार्टन, बरसात को, कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, या जो मेरा प्लान है उसमें तुमने मेरी मदद नहीं की, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर से, और तुम्हें जेल हो जाएगी, फांसी भी हो सकती है, क्योंकि जासूसी तुम्हें करनी थी इंग्लैंड के लिए, कर रहे हो फ्रांस के लिए। तो इस तरह से बरसात गलती अपनी मानता है, हार मान लेता है, और ट्रेडिंग कार्टन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि डार्ने फिर से रीअरेस्ट हो चुका है, और इस बार कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक है, इस बार उसका बचना मुश्किल है। कार्टन बरसात को ऑर्डर देता है कि आओ मुझसे 1 to 1 बात करो। काफी लंबी डिस्कशन के बाद बरसात और कार्टन बाहर निकल के आते हैं रूम से। उनसे लॉरी पूछता है कि तुमने क्या बात की है। तो कार्टन कहता है कि मैंने उससे डार्ने जहाँ जिस जेल में बंद है वहाँ की इलीगल एक्सेस मांगी है, क्योंकि ये जासूस है, इसकी चलती है यहाँ गवर्नमेंट में, और वो इलीगल एक्सेस से मिल जाएगी। और ये काम जब आएगा, जब अगर कुछ गलत साबित होता है, या उसके डार्ने के साथ कुछ गलत होने वाला होगा, तब ये एक्सेस काम आएगी। कार्टन लॉरी से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लूसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना उसे मुझ पे भरोसा नहीं होगा, और उसे कुछ ज्यादा उल्टा सीधा सोच लेगी, तो मत बताना कि मैंने जासूस के साथ क्या बार्गेनिंग की है। कार्टन लोरी से पूछता है कि लूसी कैसी है, तो वो बताता है कि लूसी बहुत दुखी है, बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन बहुत दुखी है। उसकी पैथेटिक कंडीशन सुनने के बाद ये थोड़ा आह भरता है कि हे भगवान, क्या हो रहा है उसके साथ। वो निकल जाता है रूम से बाहर, एक केमिस्ट की दुकान पे पहुंचता है, और वहां से कुछ दवाई खरीदता है, कुछ बेहोशी की दवाई खरीदता है। सिडनी कार्टन, डार्ने ट्रायल के लिए लाया जाता है अगले दिन। और
भीड़ बहुत ज्यादा है उस कोर्ट में, सभी लोगों ने लाल रंग की कैप पहनी हुई है, यही लोग बस थोड़े से भद्दे हैं। अब डार्ने को इस बार क्या आरोप लगाया जाता है कि तुम फ्रांस के दुश्मन हो, एंड यू आर द सायन ऑफ एब्रीमॉन्ट। सायन मतलब क्या है? वंशज। और एब्रीमॉन्ट्स के तुम वंशज हो, जिसकी वजह से हमारे तमाम लोगों ने दिक्कतें झेली हैं, इतने टॉर्चर किलिंग हुई है। सब एब्रीमॉन्ट लोग बहुत खतरनाक थे, और इस तरह से तुम्हारे घर वालों ने बहुत टॉर्चर किए हैं। अब जो 3 एक्यूजर्स हैं उनके नाम बताए जाते हैं। एक तो डॉक्टर ये डेफार्ज हैं, मैडम और सर, और तीसरा डॉक्टर मैने। डॉक्टर मैने जैसे ही सुनते हैं कि मैंने कब अक्यूज किया है डॉक्टर इसे डारने को, उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन लोग और और जो ज्यूरी है वो चुप करा देते हैं कि नहीं, चुप रहो। और तभी एक सबूत निकाला जाता है। सबूत क्या है? एक पेपर है। ये पेपर डॉक्टर मैने ने जब वो बंद थे जेल में 10वीं साल में लिखा था। उस 10वीं साल के पेपर में इन्होंने एक दुर्घटना लिखी थी, जिस जिस घटना से ये जेल में बंद हुए थे। ये थोड़ी लंबी कहानी है जिसको आपको सुनना पड़ेगा। एक्चुअली जो डार्ने के पिताजी थे, एब्रीमोंट्स, इनके पिताजी और चाचा, इन लोगों ने एक किसान महिला का रेप किया, उसका मर्डर किया, और उसके भाई को भी मार दिया। उसके पति उसके गम में मर गए। उस जो महिला का जो रेप किया, उसके पति बीमार था ट्यूबरकुलोसिस से, वो मर गया। उस महिला का पिता मर गया गम में, और इन्होंने उस महिला का रेप किया और उसके भाई को मार दिया। ये क्राइम किसने किया था? डार्ने के पिता और उसने मतलब चाचा ने। और जब वो महिला मर रही थी तो ये दोनों एब्रीमोंट्स आए थे डॉक्टर मैने के पास, इनको पकड़ के ले गए उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन वो दोनों ही मर गए। जब दोनों मर गए तो इन्होंने एब्रीमोंट्स ने डॉक्टर मैने को पैसे दिए कि आप अपना मुंह बंद रखेंगे, बताएंगे नहीं कि हमने ये सब किया है। लेकिन मैंने ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में इन्होंने मिनिस्टर को बताना चाहा, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई। पैसे तो इन्होंने नहीं लिए थे, और शाम को ही उन एब्रीमोंट्स ने इनको पकड़ करके बास्टील की जेल में बंद कर दिया। तो इस तरह से डॉक्टर मैने शिकार थे डार्ने के पिता और उसके चाचा के इस क्रूअल एक्ट का, कि उनके रेप केस को छिपाने के लिए डॉक्टर मैने को 18 साल जेल में रहना पड़ा। और इसी वजह से उन्होंने गुस्से में अपने 10वें साल में वो सारी घटना फिर से लिख दी थी उस लेटर में, कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा किया हुआ था। वही लेटर जब जेल तोड़ी जाती है बास्टील की, तब मिल जाता है। और ये पेपर कैसे मिलता है? 105 नंबर जो सेल है, नॉर्थ टावर, ये उस सेल का नाम है, पता है, जहां पर डॉक्टर मैने को कभी बंद रखा गया था। और जब जेल तोड़ी गई थी तो ये लेटर मिल गया था डेफार्ज को। किसको मिल गया? डेफार्ज को। जैसे ही वो लेटर पढ़ा जाता है, उसमें जो कहानी पढ़ी जाती है, तो तुरंत जज लोग डार्ने को जेल सीधे मौत की सजा सुना देते हैं कि 24 घंटे के अंदर इसको मार दिया जाए। तो ये एक तरह से उस क्राइम के लिए डार्ने को फांसी दी जा रही होती है, जो क्राइम उसने नहीं किया, उसके पापा और चाचा ने किया था। भीड़ तो यही चाहती है, भीड़ तो खिलाफ है उन सब क्लास हाई क्लास लोगों के लिए। लूसी को ऐसा लगा जैसे कि वो जीते जागते मर गई हो, जीते जीते मर गई हो। डॉक्टर चाह रहा था कि वो डार्ने के जाकर के पैर छू ले, माफी मांग ले कि मैंने ये लेटर कब लिखा था, किस सिचुएशन में लिखा था, मुझे उसे क्या पता था कि जेल से निकलने के बाद मेरी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उसके उन्हीं एब्रीमोंट्स का बेटा होगा, उसे क्या पता था। तो यही इस कॉम्प्लेक्स प्लॉट है इस नॉवेल का, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने बहुत अच्छे से आपस में बुना है। डार्ने ने अपने ससुर जी को रोक दिया कि नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप इनोसेंट हो, आपने जो किया वो सही किया था। इसके अलावा अब अपनी पत्नी को पैथेटिक फेयरवेल देता है। कार्टन लूसी की मदद करता है कैरिज तक पहुंचाने के लिए, कैरिज से उसको वो रूम तक ले जाता है। और उसने लॉरी को प्राइवेट में बात की, अपने उसको पूरा प्लान बता दिया। कार्टन का अलग से प्लान चल रहा है डार्ने को बचाने का। क्या प्लान है आगे पता चलने वाला है। अब वो वाइन शॉप पे गया जहाँ मैडम डेफार्ज, जो कि लीडर हैं उस क्रांति की, वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे तो पूरा परिवार खत्म करना है। क्यों परिवार खत्म करना है? क्योंकि जिस महिला को डार्ने के पिता और चाचा ने रेप किया था, वो महिला डेफार्ज की परिवार की ही थी, इनकी कोई लगती थी, जिसकी वजह से मैडम डेफार्ज कानून को भी मानने को तैयार नहीं है। उनको बर्बाद करना है पूरे को। वो कहती हैं कि ना केवल डार्ने, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, मुझे सबको मार देना, क्योंकि मुझे डॉक्टर से कोई हमदर्दी नहीं है। कार्टन तुरंत वापस वो बात सुनने के बाद दौड़ता है, और डॉक्टर मैने, लूसी, लॉरी इन सबको बताता है कि आप भी सब खतरे में हैं, तो चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करिए।
और वो उनको फ्रांस से वापस निकलने की पूरा प्लान बता देता है। प्रिजन में डार्ने सोच रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, वो यहाँ से अपना ख़ानदान छोड़ कर के इंग्लैंड गया, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि आज वो फिर से मरने के कगार पे है। अब वो लूसी के लिए लेटर लिखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता इस तरह से जेल में बंद हुए थे, उसके पीछे मेरे चाचा और पापा का हाथ था, तो उसके लिए वो सॉरी भी बोलता है कि जो क्राइम मेरे पिता और चाचा ने किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अब जो भी है, जो होना था वो हो गया। अचानक से ये सब वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से सिडनी आ जाता है वहाँ पर, और वो डार्ने को कहता है कि आप चुप रहोगे और जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, क्योंकि आपको अपनी बीवी और आपको अपनी बेटी की कसम। और जैसा कार्टून बोलता है, तुरंत वो उसके कपड़े एक्सचेंज कर लेता है और डार्ने को कहता है कि एक लेटर लिखो। जैसे वो लेटर लिखने के लिए बैठता है, तो वो उसको अचानक से ड्रग दे देता है नाक के थ्रू, और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश डार्ने को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है उस कैरिज में, जिस कैरिज में डॉक्टर मैने और उसकी बेटी, उसकी पत्नी पहले से ही बैठे हुए हैं, फ्रांस से वापस इंग्लैंड भागने के लिए। कैरिज तुरंत ही निकल देता है, बाउंड्री पे उनके पासपोर्ट्स कागज चेक होते हैं जहां डॉक्टर मैंने दिखा देता है, और तुरंत ही वह कैरिज शहर की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है सेफली। मैडम डेफार्ज दूसरी तरफ, और डार्ने वहां अपने आप को, मतलब ये डार्ने सेफ हो जाता है, कार्टन अपने आप को डार्ने की जगह पे जेल में बंद कर लेता है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो रिजेम्बलेंस है दोनों की, उसका फायदा डार्ने को मिल रहा है। कार्टन अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला है, डार्ने की जगह पे खुद को जो है गुलोटिन पे ले जाएगा। सिर्फ डार्ने बचे, क्यों बचे? क्योंकि वो लूसी का पति है और लूसी से प्यार करता है। इधर मैडम डेफार्ज, जो कि बेंजिन्स क्या एक महिला है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल है, इसके पति के साथ टॉर्चर हुआ था, तो ये सब चुन-चुन के मार रही है सारे हाई क्लास लोगों को, तो इसका नाम वेंजेंस रख दिया है। ये वेंजेंस से बात करती है और कहती है, मुझे डॉक्टर से कोई भी हमदर्दी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि उसकी लूसी, उसका बच्चा, वो सब उसी रास्ते पे जाएँ, मतलब सभी को ग्लोटिन का रास्ता दिखाना है, सभी को खत्म करना है। वह वेंजेंस को कह देती है, क्योंकि कल ही डार्ने का एग्जीक्यूशन होगा, गुलेटिन पे उसका सिर काटा जाएगा, तो एकदम फ्रंट सीट मेरे लिए रिजर्व करके रखना। फ्रंट सीट रिजर्व करके रखना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कैसे उसका सिर काटा जाएगा। और वो देखना चाह रही है कि लूसी कैसे गम मना रही है, बस उसको देखने के लिए वो उसके रूम की तरफ चल देती है। जब वहां जाती है तो ये लोग तो पहले भाग चुके हैं। मिस प्रॉस मिलती है, ये रुक जाती है क्योंकि इसको दूसरे कैरिज से आना होता है, और यही इसको मैडम डिफार्ज को मिलती है, उनकी नौकरानी। जैसे ही मैडम डिफार्ज पहुंचती है तो लूसी दरवाजा बंद करती है, मिस प्रॉस दरवाजा बंद करती है। मैडम डिफार्ज दरवाजा जबरदस्ती खोलती है और दोनों के बीच में, ये चाहती है मिस प्रॉस कि डिफार्ज जल्दी रूम तक ना पहुंचे, जिससे कि ये लोग, इनका कैरिज और दूर तक पहुंच जाए। तो दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई हो जाने में क्या होता है कि मैडम डिफार्ज की कमर में एक पिस्टल लगी हुई है, उस पिस्टल की छीना झपटी में अचानक से उस पिस्टल से फायर हो जाता है। फायर होने के बाद जो डिफार्ज हैं वो ऑन स्पॉट वहीं मर जाती हैं, और मिस प्रॉस जो हैं वो हमेशा के लिए उस साउंड से बहरी हो जाती हैं। तो ये ट्रेजेडी मिस प्रॉस के साथ भी हो जाती है और डिफार्ज वहीं पर खत्म। अगले दिन करीब 22 लोगों को गुलेटिन पे चढ़ाया जाता है, और कार्टन जो है वो तीसरे नंबर पे उस पे गुलेटिन पे चढ़ाया जाता है। एक गुलेटिन की स्पेलिंग भी आप थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि ये भी अक्सर स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में ग्रामेटिकल पोर्शन में आ जाता है, यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो ये डिफार्ज को, सॉरी, कार्टन को वहां पर गुलोटिन पे मार दिया जाता है। और जब वो मरने वाला होता है तो उसके चेहरे पर एक, उसका चेहरा एकदम ब्राइट होता है, स्माइल के साथ वो अपने आप को खत्म करने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, अपने आप को खत्म कर लेता है उस गुलोटिन पे। और जब वो मर जाता है तो उसके चेहरे को देखने के बाद लोग कहते हैं कि इट वॉज पीसफुलेस्ट मैन फेस एवर सीन ऑन गुलोटिन। कहता है गुलोटिन पे इतने लोग, क्योंकि कई साल से क्रांति हो रही है, तो हजारों लोगों को गुलोटिन पे चढ़ाया गया है। तो एक मशीन थी जिसपे सिर काट दिया जाता था। तो कह रहे हैं कि जो हमने अभी तक मारे हैं लोग, या जो मरे हुए देखे हैं लोगों ने, उनमें से इस व्यक्ति का चेहरा सबसे ज्यादा सुंदर और पीसफुलेस्ट था। और इवन आफ्टर डेथ जो डा सिडनी कार्टन है, वो एकदम प्रोफेटिक और सब्लाइम दिख रहा था। प्रोफेटिक मतलब एकदम किसी धर्म गुरु की तरह और श्रेष्ठ दिख रहा था, मरते हुए भी। तो ये था इस नोवेल का सारांश, जो कि आपको समझ आ गया होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको कुछ और समरीज और तमाम
क्वेश्चंस आंसर्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।